बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। बिहार विधानसभा चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है और कहीं ना कहीं हर पार्टी अपनी अपनी वोट के लिए जनता के बीच जाना शुरू कर दिए हैं। उसी बीच अभी हम मौजूद हैं नवीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके और वर्तमान में राजद से प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं नवीनगर में डब्लू सिंह जी हमारे साथ में हैं। सवाल ये हुआ कि बड़े कम उम्र में आप युवा उम्मीदवार के रूप में आप विधायक बने, उस उम्र में जब आप बने तो राजनीति में आपका आना कैसा रहा, इसके बारे में क्या कुछ कहें? राजनीति में आने का लक्ष्य जो मेरा था, खास करके हम लोग मैं जब बना था 2005 में, तो उस समय मेरी उम्र करीब 24-25 साल थी और ख़ास करके युवाओं के साथ हम लोग खेलते थे, कूदते थे और लोगों को देखते थे। उसी दरमियान में जितने नौजवान साथी थे हमारे, उन लोगों ने पूरे क्षेत्र का हमारे साथ में भ्रमण किया और मुझे लगा कि नहीं, क्षेत्र को अब नौजवान हाथों की ज़रूरत है। और उसके बाद 2005 में हम लोगों ने वहाँ से चुनाव लड़ने का काम किया और विजय हासिल किया। 2005 में जब हम लोगों ने जीता तो मुझे लगता है कि विपक्ष में रहने के बावजूद भी हम लोगों ने भरपूर काम किया है, बहुत ज़्यादा। जो क्षेत्र में आज के डेट में भी आप लोग जाएंगे तो जितने भी किसान हैं, युवाएं हैं, उन लोगों के लिए हम लोग हरदम तत्पर रहे और उन लोगों की लड़ाई लड़ते रहे और खेतों में पानी पहुंचाते रहे। तो आज तक हम लोगों का राजनीति में मैं सफलपूर्वक बना हुआ। क्या अगर बात करें तो राजद के रूप में आप जा रहे हैं नवीनगर विधानसभा में, अगर बात करें तो जो पिछले 10 सालों से लगातार नवीनगर में काबिज हैं फिर वर्तमान विधायक के तौर पर, क्या लगता है कि आप किस तरीके से उनके वोट को आप अपनी तरफ कन्वर्ट कर पाएंगे? विगत 10 साल से जेडीयू से माननीय विधायक वीरेंद्र बाबू हैं, जो सत्ता में रहने के बावजूद भी हर सेक्टर में फेल हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधि अगर हम लोग चुने जाते हैं तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे बात उठाने की होती है, प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना होता है जनहित की समस्याओं को, लेकिन वो बोलते ही नहीं हैं और बोलते भी हैं तो बड़े ख़राब तरीके से किसी को भी संबोधन कर देते हैं। लेकिन चलिए, बड़े लोग हैं, 10 साल क्षेत्र का बर्बाद ज़रूर हुआ है, लेकिन हम लोग नए ऊर्जा के साथ में हम लोग लगे हैं और इस बार राष्ट्रीय जनता दल से मैं लड़ूंगा नवीनगर से। मैं धन्यवाद देता हूं लालू जी का, तेजस्वी जी का, कि उन्होंने चयन किया है मेरा और उनका इस चयन को हम लोग जीत में प्रवृत्त करके दिखाएंगे। अच्छा, लालू जी के धन्यवाद आपने दे दिया। अगर बात करें तो महागठबंधन में कहीं ना कहीं अभी नेतृत्व तो कमज़ोर दिख रहा है। अगर बात करें जीतन राम मांझी का छोड़ के जाना, फिर मुकेश सहनी को लेकर के भी बात, टिकट को लेकर, अब क्या लगता है आपको कि इस पूरे चुनाव में लालू जी की कमी खलेगी? देखिए, लालू जी को रिप्लेस करने वाला भी तो कोई है नहीं, खास करके बिहार ने पूरे हिंदुस्तान के राजनीति में लालू जी को रिप्लेस करने वाला कोई नेता अभी तक आया नहीं है। और लालू जी को हम लोग ये जानते हैं कि लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी हैं, बखूबी काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए और बिहार के उन्नत भविष्य बनाने के लिए ये आगे चल के बहुत मेहनत करने वाले हैं। अच्छा, अगर बात कर लें इसी पर, तो अभी कुछ दिन पहले युवाओं ने एक मुहिम छेड़ा है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे, ठीक है। अगर बात करें तो अब सरकार से नाखुश होकर वो युवा कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर अपनी नज़र देख रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में आपकी सरकार की तरफ से और आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा युवाओं के लिए? देखिए, बहुत सारा चीज़ है, सेक्टर्स है। जैसे हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं कि सब कुछ टाइम बाउंड होता है। जैसे हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, ये टाइम बाउंड में आता है, लेकिन पूरा जो युवाओं के लिए जो रोज़गार का सिस्टम है वो टाइम बाउंड का नहीं है। मैं उस उदाहरण स्वरूप आपको बताता हूँ कि 2008 में फॉर्म फिल किए, सब एग्ज़ाम क्लियर होते होते 2000 मैंने कम से कम 4 साल 5 साल लग जाता है। अब जब ज्वाइनिंग का समय आता है तो बहुत लड़कों का डेट एक्सपायर हो जाता है। तो अब जो भी हम लोग, खास करके युवाओं के लिए, हम तेजस्वी जी से हम लोगों की बात हुई थी तो तेजस्वी जी ने इस चीज़ पे आकृष्ट कराया कि हम लोग जो भी रोज़गार सृजन करेंगे, अब जब भी सरकारी रोज़गार का सृजन होगा वो टाइम बाउंड के अंदर होगा।
जो युवाओं का एज जो ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ को बचाने के लिए, क्योंकि हर सेक्टर में देख रहे हैं कि कंपटीशन है तो टाइम बाउंड अगर हो जाता है तो युवाओं को प्रॉपर वे में काम करने के लिए, रोज़गार लेने में सुविधा होगी। देखिए, सरकार अभी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से कर रही है, तो ये तो एकदम युवाओं के खिलाफ है भाई, इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि जो अभी एसएससी, रेलवे और रोजगार को लेकर के सरकार के द्वारा नौकरी निकाल दिया जाता है चुनाव के वक्त, ये एक मात्र प्रोपेगेंडा होता है? जी, इसी पे हम बोल रहे थे ना कि जैसे ये इलेक्शन के समय में आप रोज़गार दिखाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, लाखों लाख बेरोजगार लड़के अपना पैसा लगा के फॉर्म भर देते हैं और करोड़ों करोड़ रुपया सरकार की जेब में आ जाती है, और उसके बाद मालूम होता है कि इसका मैंने सब कुछ प्रोसेस होने में, ये सब होने में 3 साल 4 साल लग जाता है। तो सब कुछ को टाइम बाउंड करना है। अगर टाइम बाउंड के अंदर में हो जाएगा, रोज़गार जितना भी रोज़गार, अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, बिहार सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये अगर टाइम बाउंड कर दें कि अभी निकाल रहे हैं, हमको 6 महीने के अंदर में इसका रिज़ल्ट प्रकाशन हो जाना है, उसके बीच में जितना एग्ज़ाम लेना है, जितना इंटरव्यू करना है, जो भी पीटी करना है, मेंस करना है, ये सरकार के ऊपर है, लेकिन एक फ़िक्स टाइम हो जाना चाहिए कि इतने दिन के अंदर में इसका क्लियरेंस हो जाना चाहिए। तो हमको लगता है इससे बहुत बड़ा युवाओं का समस्या दूर होगा। अगर बात करें तो अभी हम गांव की चौपाल लेकर के नबीनगर विधानसभा की ओर जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। कई समस्या वहां पर आ रहा है। उसी बीच में जब लोगों की बात आ रही है सामने कि जब चुनाव आता है तो कई उम्मीदवार सामने उतर जाते हैं, 15-20 उम्मीदवार आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव का परिणाम आ जाता है, हार जाते हैं, चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे और आपकी क्या तैयारी होगी? देखिए, 5 साल पूर्व में भी मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था और मुझे लगता है कि 22,000 के करीब मुझे मत मिला। ये घर बैठे 22,000 मत मुझे नहीं मिला है। मैं उसी दिन, जिस दिन काउंटिंग हुआ था, उसके दूसरे ही दिन हम लोग अपने क्षेत्र में गए, लोगों को धन्यवाद किया और हम लोग नए सिरे से काम पे लग गए। आज भी अगर आप जाइएगा तो मैक्सिमम इरिगेशन सिस्टम को हम लोगों ने ठीक किया है। मैक्सिमम जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे हम लोग पानी पहुँचाने का काम करते हैं। सब नौजवान लड़के हमारे साथ में लगे रहते हैं और हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ की समस्याओं को सुनते हैं, नौजवानों के साथ में रहते हैं और उन लोगों के साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, तो समझ में आता है कि इलाके में क्या प्रॉब्लम, वाइटल प्रॉब्लम्स क्या है। अब सबसे बड़ा चीज़ मेरे विधानसभा में मैंने दुर्भाग्य है कि दो इश्यूज़ है जो मैंने बहुत बड़ा है। एक तो 2 एनटीपीसी प्लांट हमारे यहाँ, पूरे बिहार के पूरे हिंदुस्तान में ये पहला ज़िला होगा और पहला विधानसभा होगा जिसमें 2 एनटीपीसी प्लांट है। और प्लांट हम लोगों ने लगवाया, हम लोगों के गार्जियन लोगों ने ज़मीन दिया है, लेकिन अभी तक जब मैं विधायक था 2010 तक, जब एनटीपीसी आई थी, तो उस समय हम लोगों ने बात किया था, तो उस समय 70-30 का रेशियो तय हुआ था कि 70% यहाँ के लड़के रहेंगे और 30% बाहर के रहेंगे। आज जस्ट उल्टा है, 30 यहाँ के हैं और 70 बाहर के। और अभी तक हमारे सांसद महोदय या विधायक महोदय के द्वारा कोई भी पहल नहीं है। उन लोगों का बस मात्र एक पहल रहता है कि मेरे 1 आदमी या 2 आदमी को नौकरी दे दीजिए, उससे ज़्यादा इन लोग कोई पहल नहीं करते हैं। जो मास हमारा यूथ पड़ा हुआ है, जिनकी ज़मीन गई है, उनके घर के लड़के बेरोजगार घर में बैठे हुए। अब इससे ज़्यादा दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। अगर इसी को लेकर बात करें तो इसी कोरोना काल में प्रवासी मजदूर भी बहुत आए हैं इस क्षेत्र में। रोज़गार की एक समस्या है, ये आप बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एनटीपीसी एक विकल्प है कि और भी किस तरीके से रोज़गार दिया जा सकता है इन लोगों को? देखिए, बहुत सारा मेथड है। जैसे एनटीपीसी प्लांट लगा हुआ है, क्या केवल एनटीपीसी में ही नौकरी कहा जाता है? ऐसा नहीं है। लेकिन एनटीपीसी के द्वारा या एनटीपीसी के अगल बगल में भी हम लोग और सब सेक्टर्स में भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स है, कॉकेट शीट्स है, मतलब फ्लाई ऐश या एनटीपीसी के द्वारा एंसिलरी प्लांट्स को डेवलप करने के लिए अभी तक कोई भी पहल
कोई भी पहल नहीं हुई है। इवन सरकार के द्वारा जो पहल होना चाहिए था, बैंकों को कहते कि नौजवान लड़कों को वहाँ पे लोन आप करो, और वहाँ पे जो भी फ्लाई ऐश से बनने वाला प्रोडक्ट्स है उसका एकदम सेमिनार लगाते, वहाँ के लड़कों को जागरूक करते, और उन लड़कों को आप बिज़नेस के लिए बैंकिंग प्रोवाइड कराते। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार एमएसएमई की बात करी कि हम दे रहे हैं लोगों को। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है कि अभी तक हमारे यहाँ तो दोनों एनटीपीसी प्लांट चालू है, दोनों में से फ्लाई ऐश निकल रहा है, लेकिन अभी तक केवल सीमेंट प्लांट्स में जाता है, लेकिन छोटे प्रोडक्ट्स में तो नहीं जा रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में तो नहीं जा रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे किसी को ध्यान नहीं है। हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर बिहार सरकार का देखिएगा तो एक ही चीज़ पे इनका ध्यान रहा है, मैं एकदम बोलता हूँ, एक्साइज को बंद किया इन लोगों ने, शराब को बंद किया, लेकिन घर घर में नौजवान लड़कों को तस्करी पे लगवा दिया। और ये बखूबी जानते हैं कि वहाँ पर रेवेन्यू लॉस हो रहा है, और यहाँ पे आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तरह पूरे स्टेट के अंदर में आज शराब माफियाओं के द्वारा काम किया जा रहा है, नए लड़कों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। ये तो जगजाहिर चीज़ है, देख लीजिए। मतलब आपके हिसाब से शराबबंदी सही नहीं है क्या? नहीं, मैं शराबबंदी के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उस इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा हूँ। मतलब सख्ती से नहीं पालन, सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा सरकार जो है उसमें लिप्त है भाई। मैं क्लियर कट हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें सरकार पूरा लिप्त है। शराबबंदी को जानबूझ कर इन लोगों ने किया, क्योंकि जनरेशन ऑफ मनी स्टेट का लॉस भी कराया, और उसके बाद जो माफिया लोग हैं उनको आज इतना हौसला बढ़ गया है कि वो किसी पे भी चढ़ बैठते हैं। जाते जाते अगर बात करें तो नबीनगर की जनता को आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जब आप दौरा में जा रहे हैं, जनता क्या कुछ उम्मीद लगा रही है आपसे? देखिए, नबीनगर बारून की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से मेरा स्वागत पूरे क्षेत्र में वो लोग कर रहे हैं। मैं आश्वस्त करता हूँ कि मैं ईमानदारी से उनकी हर समस्याओं को रखने का काम करूँगा, और उनके हर सुख दुख में सम्मिलित रहने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक और वर्तमान में राजद के प्रत्याशी डब्लू सिंह जी, जो लगातार नबीनगर विधानसभा में जा रहे हैं और जनता की जो समस्या है उससे परिचित हो रहे हैं। और ख़ास करके जो जनता की ये मांग थी कि जो उम्मीदवार आते हैं आखिरकार उनका क्या सोच है, जब आगे वो जाएंगे चुनाव होने के बाद भी, तो वो हमारे लिए सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। हालांकि इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो रोज़गार के मुद्दे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो तड़प रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिले, कैसे रोज़गार आएगा, इन सभी मुद्दों पर इन्होंने स्पष्ट तरीके से आपके बीच, हमारे बीच बात रखा। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।